हेलो गाइस, मेरा नाम आशीष है एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शेंगेन एप्लीकेशन वीज़ा फॉर्म जो होता है, शेंगेन वीज़ा के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो वीएफएस की वेबसाइट पे आपको डाउनलोड करके उसको भर के जो आपका अपॉइंटमेंट होता है उस टाइम पे ले जाना होता है, तो वो कैसे भरना है। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट की हेल्प नहीं ले रहे हैं और आप खुद से करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ आज। और ये वीडियो प्रिसाइसली इसी बारे में होने वाला है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको गूगल पर जाकर सबसे पहले स्विट्जरलैंड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म या जिस भी एम्बेसी से आप अप्लाई करना चाहते हो उसका नाम लिख के वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डालकर सर्च करना है। तो सर्च करेंगे तो आपके पास में काफ़ी सारे लिंक्स ओपन होंगे। मैंने स्विट्जरलैंड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाल के सर्च किया है। तो मेरे सामने जो ये सेकंड लिंक आ रहा है sem.admin.ch, मुझे ये ओपन करना है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये स्विट्जरलैंड एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर वीज़ा रिलेटेड सारी उनकी डेट्स और जितने भी इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। तो यहाँ से मुझे फिर सबसे पहले अपना शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। यहाँ पे जिस भी लैंग्वेज में अवेलेबल है, जो जो भी लैंग्वेज में स्विट्जरलैंड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, ये सारी लैंग्वेजेस मेंशन्ड है। एंड आई थिंक मेरा जो वीडियो देख रहे हैं आपको इंग्लिश आई थिंक कंफर्टेबल रहेगा, तो इंग्लिश फ्रेंच या इंग्लिश जर्मन, जो भी लैंग्वेज आपको सही लगता है, आपको वो वाला फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इस वाली लिंक पे क्लिक करेंगे या एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो वो आपके पास में वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से फिर मैंने डाउनलोड पहले से करके रखा है। तो इस तरह से कुछ आपके सामने जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है ये डाउनलोड होगा। इसके अंदर फील्ड्स बने हुए हैं जहाँ जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, और यही वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको पूरा फिल करके इसको आपको वीज़ा अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन वीएफएस के सेंटर पर लेके जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है सरनेम। जो आपके पासपोर्ट में आपका जो सरनेम फील्ड में जो सरनेम मेंशन्ड है, यहाँ पे जो सरनेम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। देन आपका सरनेम अगर कुछ चेंज हुआ है, पहले कुछ था और अभी पासपोर्ट में कुछ और है, तो वो आपको पहले वाला सरनेम ये इस वाले फील्ड में मेंशन करना है। और जो अभी करंट सरनेम है, जो सरनेम आपका पासपोर्ट में है, वो आपको 1 नंबर जो फील्ड है इसमें फिल करना है। और फर्स्ट नेम में आपको आपका फर्स्ट नेम, और अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो वो भी फिल करना है। फॉर एक एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, एक नाम ले लेता हूँ। जैसे अमित कुमार शर्मा एक नाम है, तो प्लीज़ माइंड मत करना कोई अमित हो तो। मैं जैसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके एक इसमें फॉर्म फिल करने का ट्राई कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा एक बेटर आइडिया दे पाऊँ मैं इन्फॉर्मेशन के साथ में कि क्या फिल करना है। तो अमित कुमार शर्मा है नाम, तो इसमें मुझे शर्मा सबसे पहले फिल करना है। और ब्लॉक लेटर्स में फिल करिएगा पूरा फॉर्म तो चलेगा। थोड़ा ब्लॉक लेट ऐसे फॉर्म जो इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं ब्लॉक लेटर्स में भरेंगे तो अच्छा रहेगा। शर्मा इसमें फर्स्ट नेम आ गया है, सॉरी सरनेम आ गया है। और सरनेम जैसे कुछ चेंज नहीं हुआ है तो इस फील्ड को ब्लैंक रहने देना है। एंड थर्ड में आपको फर्स्ट नेम और आपका जो मिडिल नेम है, अगर मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम डालना है, और मिडिल नेम है तो उसको फर्स्ट नेम के साथ ही डालना है। लाइक मैं अगर इसका नाम है अमित कुमार, अमित कुमार शर्मा, ये पूरा नाम हो गया। यहाँ फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम, यहाँ पे सरनेम। देन डेट ऑफ बर्थ। आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट दिया हुआ है, डे मंथ एंड ईयर का, तो उसी फॉर्मेट में भरना है। लाइक मैं ले लेता हूँ 1 जनवरी 1994, तो इसको इसी फॉर्मेट में भरना है। देन प्लेस ऑफ बर्थ, अगर मेरा जैसे दिल्ली है तो मैं दिल्ली डाल देता हूँ। अगर आपका कोई सिटी है, जैसे आपका मुंबई है, तो मुंबई स्लैश दश महाराष्ट्र, इस तरीके से भी आप डाल सकते हैं आपका प्लेस ऑफ बर्थ। आपका प्लेस ऑफ बर्थ वैसे आपके पासपोर्ट में जो मेंशन है, जिस तरीके से मेंशन है आपको उसी तरीके से भरना है। तो अगर जैसे दिल्ली मेंशन है तो जस्ट दिल्ली भरना है, मुंबई मेंशन है तो केवल मुंबई भरना है। देन सिक्स कंट्री ऑफ बर्थ, दैट इज इंडिया। करंट नेशनैलिटी, दैट इज इंडियन। अगर नेशनैलिटी बर्थ के टाइम पे कुछ डिफरेंट थी और बाद में आपने इंडियन जो नेशनैलिटी है, सिटीजनशिप है, वो एक्वायर की है, तो आपको आपके यहाँ पे जो बर्थ के टाइम पे आपकी नेशनैलिटी थी वो भरनी है। और आपके पास कोई अदर नेशनैलिटी है तो उसकी भी डिटेल यहाँ पे देनी है। देन आपका जो सेक्स है, मेल फीमेल वॉट एवर इट इज, आपको वो मेंशन करना है। सिविल स्टेटस, लाइक यू आर सिंगल और मैरिड, डिवोर्स्ड, आपका जो भी आपका सिंगल स्टेटस है, आपका जो भी स्टेटस है वो आपको मेंशन करना है। लाइक अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसमें अगर आपका पासपोर्ट में, जैसे आपने जब बनाया था पासपोर्ट उस टाइम पे आप सिंगल थे और अभी आप लेटर स्टेज में आके मैरिड हो गए हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसको इस वाले सेक्शन में जो नाइन्थ फील्ड है इसके अंदर आपको आपका करंट स्टेटस ही मेंशन करना है, करंट सिविल स्टेटस। अगर आप मैरिड हैं आपको मैरिड मेंशन करना है। आप भले से आपके पासपोर्ट में कुछ भी उस टाइम पे सिविल स्टेटस आपका डला हो, बट आपका करंट स्टेटस अगर आप मैरिड है तो आपको मैरिड ही डालना है। फिर आगे चलते हैं।
इट इज़ लाइक पेरेंटल अथॉरिटी। अगर आप जा रहे हैं, अगर आप शेंगेन एरिया में विजिट कर रहे हैं और अगर आप एक माइनर है, लाइक आप अंडर एज्ड हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, या आपको कोई आपका जो ट्रिप है कोई और स्पॉन्सर कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पे आपकी पेरेंटल अथॉरिटी एज इन आपके गार्जियन का जो डिटेल्स है वो सारी आएंगी। जैसे यहाँ पे आपने जो भी एप्लीकेंट है उसकी डिटेल्स आ गई हैं, और जो गार्डियन है जैसे लाइक फादर सन एक है, तो यहाँ पे जो सन की डिटेल्स हैं वो सारी आ गई है, बट सन एक स्पॉन्सर ट्रिप पे जा रहा है, तो यहाँ पे जो उनके पेरेंट्स की डिटेल है वो सब आएंगे, उनकी लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अगर एप्लीकेशन का एड्रेस का कुछ अलग है तो एड्रेस आएगा, टेलीफोन नंबर आएगा, ईमेल एड्रेस आएगा, तो वो सारी डिटेल इस वाले फील्ड में आएंगी। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे जस्ट NA भरना है, नॉट एप्लीकेबल। देन नेशनल आइडेंटिटी नंबर, यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड नंबर भरना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल 111222 and 3333, जो आपका आधार कार्ड नंबर है, जो इंडिया में लाइक नेशनल आइडेंटिटी नंबर है और आधार नंबर जो आजकल सब जगह एप्लीकेबल है, तो आपको वो अपना यहाँ पे डालना है। देन आपका जो पासपोर्ट है वो किस तरह का है, आपका पासपोर्ट ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, इफ़ यू आर डिप्लोमेट देन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। तो मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे जितना भी व्यूज़ हैं, आई थिंक आपके पास मोस्टली लोगों के पास में ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होगा मेरी तरह। अगर किसी के पास ऑफिशियल है तो अच्छी बात है, आप ऑफिशियल है, अपना डिप्लोमेटिक है, जिस भी तरह का पासपोर्ट है आप वो भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डालना है, यहाँ पे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट यहाँ पे टिक करना है ऑर्डिनरी पासपोर्ट। देन नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर आपको जो आपका पासपोर्ट का नंबर है वो डालना है। नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि आपको आप कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सबमिट कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ में। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे पूछा है ट्रैवल ऑफ टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो उसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट का आपके ऑर्डिनरी पासपोर्ट का नंबर यहाँ पूछा जा रहा है। तो जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ S123456, तो मेरे पासपोर्ट का जो अगर नंबर ये वाला मेंशन है तो वो मुझे यहाँ फिल करना है। मेरा पासपोर्ट जिस डेट को इशू हुआ था, लाइक मैं ले लेता हूँ कि मेरा जो पासपोर्ट है वो 1 जनवरी 2019 को मुझे इशू हुआ था, तो डेट ऑफ इशू आपके पासपोर्ट में मेंशन है, आपको वो डेट इसमें डालनी है। और उसमें उसी पासपोर्ट में जहाँ पे आपका डेट ऑफ इशू मेंशन है उसी के साइड में आपका किस डेट तक वैलिड है वो भी मेंशन है। तो जैसे अगर वो मेंशन है 31 दिसंबर 2029, 10 साल के लिए मेरा पासपोर्ट वैलिड है, तो जो उसकी लास्ट वैलिडिटी डेट है वो डालनी है। एंड ये वाला एक पॉइंट है, फील्ड है 16, जो नंबर पॉइंट है, इशूड बाय कंट्री। अब यहाँ पे बहुत से लोग कंट्री भर देते हैं, बट जैसे मैंने जहाँ जब मैं VFS के सेंटर पे गया था और वहाँ पे जाके मैंने कंफर्म किया, और मैंने खुद से भी थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे पता पड़ा यहाँ पे जस्ट आपको कंट्री का नाम नहीं डालना है। आपके पासपोर्ट में जो एक स्टैंप लगा होगा आगे इशूइंग अथॉरिटी का, आपको उस इशूइंग अथॉरिटी के नाम के साथ में किस जगह वो इशू हुआ है वो डालना है। जैसे मान लीजिए आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस दिल्ली में इशू हुआ है, तो आपको डालना है RPO, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, न्यू दिल्ली, इंडिया। ये आपका कंप्लीट फील्ड होना चाहिए, ना कि केवल इंडिया, क्योंकि वो लोग जब देखते हैं तो उनको केवल इंडिया नहीं दिखता, वहाँ पे जो इशूइंग अथॉरिटी का जो स्टैंप होता है वहाँ पे पूरा लिखा होता है RPO न्यू दिल्ली इंडिया, या फिर सब कुछ भी कहीं दूसरी जगह का RPO होगा तो वो डला होगा, तो आपको इस तरीके से इस फील्ड को पूरा मेंशन करना है। अब अगर आप जैसे शेंगेन एरिया में जा रहे हैं और आप किसी इनविटेशन पे हैं, या फिर कोई आपका ऑलरेडी फैमिली मेंबर है जो वहाँ रह रहा है और आपको इनवाइट कर रहा है, तो उस केस में आपको उनकी डिटेल यहाँ पे डालनी है, जो आपके वहाँ पे पर्सन या आपके जो फैमिली रिलेटिव है, जो फ्रेंड्स है, जो आपको कॉल कर रहे हैं और आपको बुला रहे हैं वहाँ पे फॉर अ टूरिस्ट और फॉर अ टूरिज्म पर्पस, या किसी भी पर्पस के लिए बुला रहे हैं, तो आपको उनकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना एक स्पॉन्सर्ड खुद से आप घूमने जा रहे हैं, तो आपको जस्ट NA टाइप करना है। सारे फील्ड्स में NA डालने की ज़रूरत नहीं है, लाइक 17 पॉइंट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो एक जगह स्टार्टिंग में NA डाल देंगे, तो वो सफिशिएंट है। अ, जैसे आपने यहाँ पे अपनी जो फैमिली मेंबर जो यूरोपियन यूनियन में या फिर शेंगेन एरिया में रह रहे हैं उनके डिटेल आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे उनका आपसे उनका बस रिलेशनशिप पूछा है कि आपका रिलेशनशिप किया है। अगर आपने यहाँ NA डाला है तो आप यहाँ पे भी NA टाइप कर दीजिए कि 17 पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू, देन 18 इज ऑटोमेटिकली नॉट एप्लीकेबल, देन आप यहाँ भी NA ही भरेंगे। अगर आपका कुछ ऐसा है कि कोई फैमिली मेंबर रह रहा है तो उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, उनका साथ में आपको जो रिलेशनशिप है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर कुछ मेंशन नहीं है तो अदर करके यहाँ पे लिख भी सकते हैं। देन यहाँ पे आपका जो जो आपके
एड्रेस जो आपके पासपोर्ट में मेंशन है, आपके करंट एड्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप का अगर आपका कोई परमानेंट रेजिडेंस जो आधार कार्ड में मेंशन है वो कहीं और का है, और आपने पासपोर्ट कहीं और बनवाया है, और आप करंटली अभी कहीं और रह रहे हैं। जैसे मेरे साथ है कि मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ, बट मैंने जो पासपोर्ट बनवाया वो दिल्ली में बनवाया है, और अभी मैं करंटली मुंबई में रहता हूँ। तो मैं इस वाले फील्ड के अंदर जो अपना पासपोर्ट में एड्रेस मेंशन है केवल वही वाला फिल करूंगा। जैसे मैंने पासपोर्ट दिल्ली से बनवाया तो उस टाइम पे मैं दिल्ली में रह रहा था। तो जो मेरे दिल्ली का जो रेंटल अपार्टमेंट था, उसका एड्रेस मेरे पासपोर्ट पे मेंशन्ड है। सॉरी। तो मुझे वही पासपोर्ट यहाँ वही एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। जैसे मैं कुछ भी ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लाजपत नगर, दिल्ली, इंडिया। और यहाँ पे नीचे मुझे ईमेल एड्रेस डालना है मेरा, abc@gmail.com। और मुझे अपना मोबाइल नंबर भी डालना है, लाइक 123456। मोबाइल नंबर आप यहाँ ना डाल के आगे इसमें फील्ड है, यहाँ पे भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, दोनों तरफ वैलिड है वो। तो यहाँ पे आपको आपके जो पासपोर्ट पे एड्रेस मेंशन्ड है एग्जैक्ट सेम एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, एग्जैक्ट सेम एड्रेस आना चाहिए। और जो आपका ईमेल एड्रेस जो आपका कम्युनिकेशन पर्पस के लिए आप रखना चाहते हैं कि एम्बेसी को इन केस अगर कुछ डाउट होता है या कोई और डॉक्यूमेंट आपसे चाहिए, तो किस ईमेल आईडी पे आपसे कांटेक्ट कर सकती है, तो यहाँ पे आपकी जो एक्टिव ईमेल आईडी है वही डालना है, और एक्टिव मोबाइल नंबर है वही मेंशन करना है। देन 20th पॉइंट इज रेसिडेंस इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी। अगर आपका यस अगर है तो आपको उनका डिटेल डालना पड़ेगा कि आप किस कंट्री में रह रहे हैं, किस और उसका जो नेशनैलिटी है वो कब तक आपकी वैलिड है। अगर आप नहीं रहना तो जस्ट एन ए पे नो पे क्लिक कीजिए एंड देन आगे। देन आपको यहाँ पे 21st पॉइंट में आपका करंट ऑक्यूपेशन देना है। जैसे अगर फॉर लेट्स से अमित कुमार शर्मा शर्मा इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन आपके जो ऑफर लेटर में या आपका जो करंट डेजिग्नेशन है, आपको वो करंट आपका ऑक्यूपेशन ये बताना है कि यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इस तरीके से। और 22nd में आपको आपके एम्प्लॉयर की डिटेल डालनी है। तो अगर आप जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एक आईटी फर्म के अंदर, और आईटी फर्म का जैसे कुछ भी लेट्स से नाम मान लेते हैं, लाइक टीसीएस, देन पूरा नाम डालना है टाटा। देन एम्प्लॉयर का एड्रेस जो आपके ऑफिस का एड्रेस है वो एड्रेस डालना है। और उन्हीं का ऑफिस का आपका एचआर का एचआर का टेलीफोन नंबर डालना है। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट एक थोड़ा सा है कि आप टेलीफोन नंबर में किसका डालेंगे, तो ऑब्वियसली आप जब इस शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको आपकी कंपनी से एनओसी भी लेना पड़ेगा। जो एनओसी आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सबमिट करना है। एंड एनओसी ऑब्वियसली आपको जो देने वाली अथॉरिटी है दैट इज़ एचआर। तो आपको एचआर का यहाँ पे नंबर डालना है कि इन केस अगर कल को क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, देन इट इज़ अ वैलिड नंबर, वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड कर सके जिसने आपको एनओसी इशू किया है, वो आपको वहाँ अगर कोई कम्युनिकेशन होता है तो एटलीस्ट आपका वैलिडेट कर सके उस पॉइंट को। देन आपका 23rd पॉइंट इज पर्पस ऑफ जर्नी। मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज टूरिज्म, देन टूरिज्म फिल करना है। एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन पर्पस ऑफ स्टे। तो इसके अंदर कोई एज एन मैंडेटरी फील्ड नहीं है, लेकिन एक एप्लीकेशन को ऑथेंटिक बनाने के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे आई ऑलवेज wanted to visit Switzerland to witness its natural beauty, which is worldwide फेमस। मतलब ऐसा आप कुछ भी एक थोड़ा सा आपका एक ऑथेंटिक आप डाल सकते हैं, और नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक आप इनिशियली डाल देंगे इसमें कुछ कुछ भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे जो थोड़ी ऑथेंटिक सी लगेगी, तो उससे क्या है एप्लीकेशन की क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। ऐसा नहीं लगता कि जस्ट एक एप्लीकेशन डालने के लिए भर दिया है, या फिर जस्ट एक इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया है। एक थोड़ा सा लगता है कि एप्लीकेशन क्रेडिबल है, कोई समवन हु रियली वांट्स टू गो इज फिलिंग द फॉर्म।
तो इसमें कुछ डाल देना है। फिर 25th इज़ द मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन, कि आप जो शेंगेन एरिया में एंटर कर रहे हैं वो कौन-सा है, कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, या एंटर कर रहे हैं या फिर लाइक आप कहाँ-कहाँ जा रहे हैं। एंटर करने वाला पॉइंट है वो ये 26 पॉइंट है। 25th पॉइंट इज़ कि आप जो आपका विज़िट है इस दौरान आप कहाँ-कहाँ रुकने वाले हैं, कहाँ-कहाँ जाने वाले हैं। जैसे आप जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड एंड इटली, तो आपको 2 कंट्री डाल देनी है। जिन-जिन कंट्रीज़ में आप जाने वाले हैं, आपको उन दोनों कंट्रीज़ का नाम डाल देना है। अगर आप कहीं और भी जाने वाले हैं, जैसे जर्मनी, तो जर्मनी भी डाल देना है। तो जिन जगह भी आप जाने वाले हैं, उन सारी कंट्रीज़ के नाम डालना है। और जिस कंट्री में आपकी एंट्री होने वाली है, लाइक आप इंडिया से जो फ्लाइट लेने वाले हैं और शेंगेन एरिया में जिस भी कंट्री में सबसे पहले एंटर होने वाले हैं, आपको उस कंट्री का यहाँ पे नाम डालने वाला है, डालना है। अब नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, आप आपका जो वीज़ा है वो 90 डेज़ के लिए टूरिस्ट वीज़ा वैलिड होता है। तो आपको 90 डेज़ के अंदर सिंगल एंट्री चाहिए, मल्टीपल एंट्री चाहिए, किस तरह का वीज़ा चाहिए। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में सिंगल एंट्री ही मतलब हमें को हमको चाहिए होता है। बट मल्टीपल एंट्रीज लेने में कोई बुराई नहीं है, उसका कोई अलग से चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इससे एप्लीकेशन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मल्टीपल एंट्रीज लेने में आई थिंक एक थोड़ा-सा सही रहता है कि इन केस अगर कुछ भी होता है, अगर आपको जाके वापस आना पड़ता है, कुछ भी होता है, तो आपके पास एटलीस्ट वीज़ा इज़ वैलिड, योर वीज़ा इज़ वैलिड। देन इंटेंडेड डेट्स ऑफ जर्नी, तो आप जब जिन डेट्स पे आपका ट्रैवल आपका प्रपोज्ड है, उस डेट वो डेट डालनी है। जैसे मैं आज अगर मान लेता हूँ टुडे इज़ 31st या टुडे इज़ 20th मई, तो मैं आगे आगे से अभी से 2 महीने आगे की डेट लेता हूँ। 20th मई, जून, जुलाई, तो मैं 20th जुलाई की डेट लेता हूँ। और यहाँ पे आपको डालनी है कि आपकी रिटर्न डेट क्या रहेगी वहाँ से वापस। तो जैसे 20th को जा रहे हैं और 30th जुलाई को मैं वापस आऊँगा। तो ये डालनी है, ये सारी डेट, ये दोनों जो डेट हैं ये टेंटेटिव डेट है। आपको एक थोड़ा-सा तो प्लान करना पड़ेगा कि आप अपनी ट्रिप का प्लान कर रहे हैं। तो अब जो आपका वीज़ा जो आएगा, वो वीज़ा की जो वैलिडिटी रहेगी 90 डेज़ की, ये स्विट्ज़रलैंड जो एम्बेसी आपको इश्यू करेगी, ये दोनों डेट्स उस वीज़ा वैलिडिटी जो ड्यूरेशन रहेगी 90 डेज़ की, उसमें फ़ॉल करेंगी। लाइक स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी क्या करेगी, अगर आपको 20 तारीख का जाने का प्लान है, 20th जुलाई को जाने का प्लान है, तो जो आपको वीज़ा देगी वो 15 जुलाई से देगी। तो 15 जुलाई से आपका वीज़ा स्टार्ट होगा, तो 20 जुलाई इज़ ऑलरेडी वैलिड। तो अगर आपका ऐसा ट्रैवल होने वाला है कि 20 को आप निकलने वाले हैं और 21st को पहुँचने वाले हैं, या इंडिया से आप 19 को निकलने वाले हैं और 20 को पहुँचने वाले हैं, तो आपको वो वाला कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि मेरा वैलिड, मैं जिस डेट को यहाँ से निकल रहा हूँ उस दिन का मेरा वीज़ा है या नहीं है। क्योंकि आपको पहले से ही थोड़ा पहले दिन का वीज़ा दे देते हैं वो, तो एटलीस्ट आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप अपनी डेट्स को जो आपको फ्लाइट ऑप्शंस मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सको थोड़ा। और आप सेफ भी रहो कि आपका ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपका वीज़ा स्टार्ट हो रहा है उसी दिन आपको निकलना है, आप 1 दिन बाद भी निकल सकते हो। तो आपको लेकिन यहाँ पे डालनी है अपनी एक्चुअल डेट्स है, जो आपको लगता है कि आप जहाँ जिस पे ट्रैवल करने वाले हो। अगर आपका, और वापस रिटर्न का डेट भी, फिंगरप्रिंट कभी आपके वीएफएस की वेबसाइट में या कभी आपके वीएफएस के ऑफिस में कभी कलेक्ट हुए हैं, आपने पहले वीज़ा अप्लाई किया है तो यस करना है, और कभी नहीं किया है तो नो करना है। अगर यस करना है तो उसकी डेट एंड स्टिकर नंबर, जो वीज़ा स्टिकर नंबर है वो मेंशन करना है। अगर यहाँ से आप शेंगेन एरिया में एंटर होने के बाद में आपकी कोई फाइनल दूसरी कंट्री है जहाँ पे आप जाने वाले हैं, लाइक आप ट्रैवल करने वाले हैं शेंगेन एरिया में, फिर उसके बाद आप यूएस जाने वाले हैं, तो आपको आपके पास यूएस का वीज़ा भी होना चाहिए। तो आपके पास में जो एंट्री परमिट है, जो वीज़ा है, उसकी डिटेल डालनी है कि आपको वो एंट्री परमिट है वो किसने इशू किया है, उसकी वैलिडिटी कब से कब तक है। ये सारी जो वैलिडिटी है ये आपको जो शेंगेन वीज़ा मिलेगा उसमें भी फॉल होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपके पास कहीं का वीज़ा नहीं है और आप वहाँ जा रहे हैं, तो इनके अथॉरिटी के पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो उसके लिए ये वाला फील्ड है। और अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप जैसे इंडिया से डायरेक्टली शेंगेन एरिया जाने वाले हैं और वापस आने वाले हैं, तो इसमें सिंपली एनए फिल करना है। 30th पॉइंट इज़ अ मैंडेटरी पॉइंट, यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है। इस पॉइंट में आपको फिल करना है कि जो पर्सन आपको वहाँ से शेंगेन एरिया से कोई आपको इनविटेशन भेज के बुला रहा है, या तो अ, उसका अगर कुछ है ऐसा, तो आपको उसकी डिटेल फिल करनी है। और अगर ऐसा कोई नहीं है कि आप अपने खुद से जा रहे हैं या किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू भी जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, नेम ऑफ द होटल और टेम्परेरी अकोमोडेशन इन द मेंबर स्टेट, जिस आप होटल में सबसे पहले जाके स्टे करने वाले हैं, लाइक आप 20 तारीख को जाएंगे और 21 तारीख को वहाँ पहुँच जाएंगे, तो 21st को जाके आप
जैसे आप बर्न में लैंड कर रहे हैं स्विट्जरलैंड में, तो बर्न में जाके आप किस होटल में सबसे पहले स्टे करने वाले हैं, तो उस होटल के नाम, उसका एड्रेस एंड उसका फ़ोन नंबर, ये तीनों चीज़ें आपको इस फील्ड में फिल करनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि आप एक जाने वाले हैं होटल बर्न में, वहाँ पे होटल बर्न में एक होटल है, होटल बर्न। तो आपको होटल बर्न का नाम लिखना है, होटल स्ट्रीट नंबर 4 करके कोई अगर स्ट्रीट है, मतलब उसका होटल का एड्रेस है, वो डालना है और उसका जो जो भी नंबर है वो मेंशन करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने बुकिंग नहीं करी है और आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो एम्बेसी कभी-कभी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए होटल में कॉल करके पूछती है कि आपके पास इस तरह की कोई बुकिंग आई है क्या? अगर नहीं आई हुई तो एम्बेसी स्ट्रेट अवे वीज़ा आपका रिजेक्ट कर देगी। इसलिए आपको एक कंफर्म होटल अकोमोडेशन बुक करना है, उसके बाद ही यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी, अगर कोई आप ऑफिशियल बिजनेस टूर पे जा रहे हैं तो वो डाल दीजिए, अदरवाइज टूरिस्ट पर्पज है तो इसको सिंपली एनए। यहाँ पे 31st में एनए किया है, यहाँ कोई डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। देन कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, आपकी जो कॉस्ट है वो कौन बेयर कर रहा है, कि अगर आपके एप्लीकेंट आप खुद बेयर कर रहे हैं तो बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ कर दीजिए। और क्या क्या आपके मोड रहेंगे, लाइक आप थोड़ा कैश भी कैरी करेंगे, आप क्रेडिट कार्ड कैरी करेंगे, आपका जो प्री पेड अकोमोडेशन, आपके जो होटल अकोमोडेशन आपने ऊपर डिटेल डाली है तो मतलब आपके पास प्रीपेड अकोमोडेशन ऑलरेडी है, तो आपको वो करना है। prepaid transport, this means your flights, your to and fro flights have to be booked। आपको प्रीपेड ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करना है। और अदर कोई मीन्स है, लाइक आप किसी स्पॉन्सर्ड ट्रिप पे जा रहे हैं या फिर आपको कोई लाइक लॉटरी लगी है तो उसकी कोई डिटेल है तो वो यहाँ पे डालनी है। अगर आप लाइक यू आर अ वाइफ, आप हस्बैंड वाइफ कपल हैं और वाइफ के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, या कोई लेडी फॉर्म भर रही है जो अपने हस्बैंड के साथ जा रही है, तो उनको बाय स्पॉन्सर, अगर हस्बैंड स्पॉन्सर कर रहे हैं तो बाय स्पॉन्सर पे क्लिक करना है। बाय स्पॉन्सर, और यहाँ पे जो स्पॉन्सर है, लाइक इफ योर स्पाउस इज योर हस्बैंड, देन आपको वो डिटेल डालनी है। और वो आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, कैश से, अकोमोडेशन से, ये वाला पॉइंट एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। जैसे मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं मेरे फॉर्म में बाय द एप्लीकेंट कैश, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड, ये सब डिटेल फिल करूंगा। और जब मैं अपने वाइफ का फॉर्म भरूंगा तो उस टाइम पे अगर मैं अपनी वाइफ की ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा हूँ तो ये वाले डिटेल कोई भी, ये सारे कुछ नहीं डालना है। बाय स्पॉन्सर सबसे पहले क्लिक करना है, बाय स्पॉन्सर। देन मुझे डालना है स्पाउस। सॉरी, यहाँ नहीं डालना, इसको यहाँ पे मेंशन करना है। इस पे अभी टिक नहीं हो रहा है तो आप इसको फॉर्म को बाद में प्रिंट लेके भी इसको टिक कर सकते हैं। और वो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आपको, आपका अकोमोडेशन प्रोवाइडेड है, आपके ऑल ट्रैवल एक्सपेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस स्टे, प्रीपेड ट्रांसपोर्ट, और कुछ कैश है आपके पास में, तो ये चार ऑप्शन सेलेक्ट करके आप वाइफ के लिए भी आप कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कोई और आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है, जैसे कभी कभी होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स फिलअप करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो आपको उनकी डिटेल डालनी है जो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं। अदरवाइज जैसे हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो ये सारी डिटेल आपने डाली है तो यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला, जो एप्लीकेंट है, ही और शी इज अप्लाइंग देयर सेल्फ, तो आपको यहाँ पे एनए भरना है। और यहाँ पे आपको आपकी अगर कोई थर्ट, मतलब जो पर्सन आपको भर रहा है, कोई बच्चों के लिए भर रहा है, कोई अपने किड्स के लिए भर रहा है, तो उनकी डिटेल यहाँ पे, एड्रेस उनका आएगा, एड्रेस एंड ईमेल आईडी, एंड उनका यहाँ पे फ़ोन नंबर आएगा। तो यहाँ पे कुछ थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ पे लास्ट आपको डालना है, जिस भी प्लेस में आप हैं, जिस भी प्लेस से आप अप्लाई करना है, मुंबई, लाइक इफ आई एम अप्लाइंग इन मुंबई, देन मुंबई एंड टुडेज डेट। और यहाँ पे आप वो डेट डाल सकते हैं जो डेट आपकी अपॉइंटमेंट की डेट है, लाइक अगर जैसे मेरी एप्लीकेशन की, सॉरी, वीएफएस में जो अपॉइंटमेंट की डेट है वो है मेरी, मान लीजिए 25th की, 25th मई की, तो मैं यहाँ पे डालूंगा 25th मई। बस अब इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट ले लेना है, इस फॉर्म का पूरा एक, और फॉर्म का प्रिंट आउट लेके आपको इस वाले प्लेस पे यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना है अपना, नॉर्मल सिग्नेचर कर लेना है। एंड आपको इस सारे फॉर्म को प्रिंट करके, एज इट इज़ प्रिंट करके लेके जाना है। कोशिश करना है कि कोई क्रॉस लाइनिंग या फिर कुछ इस तरह की गलती ना हो जो आपको काट के वापस सही करना पड़े। इसलिए अच्छा है, इस फॉर्म को आप पहले प्री फिल कर लीजिए और प्री फिल करने के बाद में इसका प्रिंट लीजिए।
तो ये आपको मैंने सारा बता दिया है, और इसमें अगर अभी कुछ आपको अगर डाउट रहता है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। मुझे जहाँ तक जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। मैंने मेरा एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल इसी तरह से फिलअप किया था, और मेरा शेंगन वीज़ा विदिन 3 डेज़ आ गया था। मेरा 20 जनवरी का एप्लीकेशन था, मैंने 20 जनवरी को अप्लाई किया था, और मेरा 23 जनवरी को वीज़ा आ भी गया था। और मैंने कोई भी कहीं बाहर से किसी दूसरे एजेंसी से फॉर्म नहीं भरवाया, किसी से कुछ नहीं किया, सारा का कुछ खुद से करके, खुद से रिसर्च करके, और जो छोटा मोटा डाउट था वो मैंने वहाँ वीएफएस के सेंटर पे जाके वहीं से उन्हीं से ही पूछ लिया। तो वो बाद में सही निकला जो मैं स्पेक्युलेट कर रहा था, तो मुझे कुछ करेक्शन करना भी नहीं पड़ा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड मेरी स्विट्ज़रलैंड सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, मे बी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं शायद आई थिंक स्विट्ज़रलैंड में ही हूँ उस टाइम पे। तो मैं और वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा कि स्विट्ज़रलैंड में कैसे-कैसे घूमना है, कहाँ क्या आपको ट्रांसपोर्ट मोड यूज़ करना है, विदाउट किसी ट्रैवल एजेंसी, विदाउट किसी मतलब आपको कुछ ऐसा ना लगे कि आप किसी दूसरी जगह गए हो तो आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो किसी पे, ऐसा कुछ ना लगे, आप फ्रीली घूम सको। तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। सो फील फ्री टू वॉच एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।